अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द केटी शो। मैं हूँ कायनात और मैं हूँ ताबीर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से ही हैं। पहले एपिसोड से लेके अभी तक आपके इतने स्वीट एंड स्पाइसी कमेंट और फीडबैक से हम इतना इम्प्रेस हुए हैं कि हमें लगा क्यों ना आज एक और स्पाइसी सा टॉपिक ले आए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसा टॉपिक जो हमारी सोसाइटी में सब बात करने से घबराते हैं, मगर वो फिर भी हमारी सोसाइटी का बड़ा ही हॉट टॉपिक है। टॉपिक पता है क्या है? लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। ये वो लड्डू है जो कोई अपनी पसंद से खाए तो भी पचता है और जो सबकी पसंद से खाए तब भी पचता है। देखिए होता क्या है, अरेंज मैरिज में आपको सब मिलके खुशी खुशी कुएं में धक्का देते हैं और लव मैरिज में आप जानू का हाथ पकड़ के खुद ही कूद जाते हैं। एक बात तो कॉमन है दोनों में, लड़का चाहे जितना मर्जी निकम्मा, जैसे मर्जी रंग रूप का हो, लड़की तो गोरी चाहिए। भाई चाहे खुद 40 साल का हो मगर भाभी 25 साल की चाहिए। लड़कियां चाहे खुद दादा दादी चाचा चाची ताया ताई सबके साथ रहती हों, लेकिन जब शादी करनी है हमें लड़का सेपरेट रहने वाला चाहिए, अलहदा रहे, माँ बाप के साथ नहीं रख सकते हम बेटी। और गाड़ी लग्जरियस हो और लाइफस्टाइल तो टॉप नॉच हो। एक और बात मुझे समझ नहीं आती अरेंज मैरिज में, नहीं जहेज़ हम जहेज़ नहीं लेते। जो आपकी खुशी है दे दें आप लड़की को, और जब लड़के का कमरा देखने जाओ तो उसमें एक भी चीज़ नहीं पड़ी होती। आपका बेटा क्या गद्दे पे सोता था और अब हम अपनी लड़की को गद्दे पे सुलाएंगे क्या? ऑब्वियसली पूरा सब कुछ देना पड़ेगा। तो क्या कायनात आपने ये नहीं देखा कि लव मैरिज में भी राडो की घड़ी डिमांड की जाती है? ओहो ताबीर, जो मर्जी हो जाए लेकिन पूरा कमरा तो भरना नहीं ना पड़ता। एनीवेज ताबीर, आप ये बात कर रही हैं, आप मुझे अरेंज मैरिज का एक फ़ायदा तो बताएं। कायनात अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको पता है क्या है? पेरेंट्स को कॉल कर दो। भला क्यों? आपने शादी करवाई थी, आए अब आके इस मसले को आप सुलझाएं। आप ही ने ये लड़का ये लड़की मेरी पसंद की थी, आए हाँ ज़रा अब इस मसले का हल तो निकालें। तो सबसे लेजेंड और क्लासिक फ़ायदा ही यही। लेकिन ताबीर, आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? हाउ कैन यू ट्रस्ट द गाय? आई मीन देखें, ऐसे तो हो नहीं सकता कि लड़के ने पहले बाहर कोई सेटिंग ना हो और फिर उसको जान मैं क्या करूं, मेरी माँ नहीं चाहती, मेरा बाप नहीं चाहता, मैं उनके साथ बहस नहीं कर सकता, सारी ज़िंदगी चाहे जितनी मर्जी बदतमीज़ी की हो, लेकिन उस लड़की का नहीं बता सकता क्योंकि मैं बहुत फर्माबरदार हूँ अपने माँ बाप का, मैं ये नहीं बता सकता। ऐसे बाहर वाली भी सेट और घर वाली भी सेट। तो आपको क्या लगता है कि लव मैरिज में घर वाली और बाहर वाली नहीं होती क्या? लेकिन आप लव मैरिज में मोबाइल तो चेक कर सकते हैं ना जानू का। मोबाइल तो अरेंज मैरिज या लव मैरिज दोनों में चेक किया जा सकता है, बस थंब इम्प्रेशन लगाओ। लेकिन एक बात तो है कि चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, सेटिस्फाई तो सास ससुर को ही करना पड़ता है। मगर कायनात अगर देखा जाए तो अरेंज मैरिज थोड़ी इसलिए भी ज़बरदस्त रहती है क्योंकि अरेंज मैरिज में आपका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, फैमिली सारी बैकग्राउंड चेक किया जाता है, लड़का या लड़की क्या जॉब करते हैं, क्या उनकी तालीम है, सब कुछ चेक किया जाता है। मगर लव मैरिज में सिर्फ लव ही देखा जाता है। लेकिन ताबीर, आप ये भी तो देखें कि आपकी वहाँ कोई पर्सनल चॉइस नहीं होती है, हस्बैंड वाइफ की कोई अपनी पर्सनल चॉइस नहीं होती है। इवन कि अगर जानू कुछ ले आए तो वो सास के कदमों में पेश किया जाता है, और अगर लव मैरिज में कुछ लाए तो वो कब कमरे में पहुँच जाए ये आपके फरिश्तों को भी नहीं पता चलता। मगर कायनात लव मैरिज में सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रेशो उनकी है। लेकिन आप ये देखें, अरेंज मैरिज में अगर थोड़ा सा भी इशू हो जाए तो पेरेंट्स को कॉल चली जाती है, सास ने कुछ कहा, ससुर ने कुछ कहा, इवन के नौकर ने भी कुछ कह दिया तो अम्मी अब्बू को फ़ोन चला जाता है। लेकिन लव मैरिज में जान है ना, जान, अच्छा छोड़ो ना, जान जान जान, वाई नॉट मेरी जान करके सारी रात में बात मना ली जाती है। रहने दे कायनात, लव मैरिज में पहले मेरे जानू ने खाना खाया, मेरा जानू ठीक है, मेरे जानू को बुखार तो नहीं, और मेरी जान में कहीं घुमाने ले जाओ, और बाद में वही जानू जानवर बन जाता है। लेकिन एक बात है कि लव मैरिज में सरप्राइजेस भी मिलते हैं, ये और बात है कि सिर्फ शादी से पहले। अरेंज मैरिज ये चार्म नहीं होता। तो क्या पता दोनों मैरिजेस में बाद में सरप्राइज मिल सकते हैं। यू डोंट नो व्हाट दैट पर्सन टर्न आउट टू बी। अच्छा ताबीर, आप मुझे एक बात बताएं, जॉइंट फैमिली के क्या फ़ायदे हैं?
जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि सबसे पहले आप देखें कि आप मिलजुल के आपस में रह रहे होते हैं। जब आप मिलजुल के आपस में रहते हैं तब आप लोग आपस में बहुत ज़्यादा चीज़ों को शेयर करते हैं, मतलब शेयर इन सेंस कि आप अपनी अच्छे लम्हात को भी और बुरे लम्हात को भी शेयर करते हो। आपके पास सेलिब्रेट करने को बहुत होता है, आप आपस में बहुत ज़्यादा चीज़ें सेलिब्रेट कर लेते हो। और इसी तरह अगर देखा जाए तो आपको जब दुख का लम्हा कोई आता है, कोई मुश्किल परेशानी होती है, तब आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको मशवरा दे सकें। और फिर एक सबसे अहम बात तब होती है कि जब अगर एक वाइफ भी वर्किंग वुमेन हो, हस्बैंड तो वर्क पे जाता ही हो और आपका एक बच्चा भी हो जाता है, अब उस बच्चे को संभालने के लिए दादा दादी ज़रूर वहाँ पे होते हैं, या और भी कोई घर का बड़ा बुजुर्ग चाचा चाची कोई भी उस बच्चे को तब संभाल सकता है। और सबसे मज़ेदार बात होती है, ख़र्चे कम होते हैं। मिलजुल के जब रहोगे, मिलजुल के खर्चे भी सारे बंटे जाएंगे और ख़र्चा कम होगा। लेकिन ताबीर आप एक बात देखें, बच्चे की आपने बात की, गॉड फॉरबिड, और वैसे भी यूजुअली कपल जो हैं वो टाइम लेते हैं बच्चे के बारे में, क्योंकि अभी अपनी कंपैटिबिलिटी बन रही होती है। जैसे ही सुबह सुबह उठ के आओ, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़, इवन कि आपकी दोस्तें भी अगर फ़ोन कर रही हो तो कुछ हुआ, हम कब खाला बन रही हैं, हम कब मामू बन रहे हैं। कायनात, ये तो बात आप छोड़ें तो वलीमे से ही बात शुरू होगी जाती है। खुशखबरी हमें ज़रूर सुनानी है, पोता पोती हमें ज़रूर चाहिए। अच्छा कायनात, तो थोड़ा आप मुझे बताएं कि मैंने तो बता दिए जॉइंट फैमिली के फ़ायदे, आप बताएं न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं। बहुत फ़ायदे हैं ताबीर, अगर आप देखें तो गिफ्ट बीवी के लिए लाना है तो नंद और सास के लिए नहीं ना लाना पड़ेगा, गिफ्ट एक ही आएगा, तो खर्चा कटा ना। देखें, अब जो आपने मेड रखनी है तो वो पैसे आपके बच तो रहे हैं, जहाँ 3-3 गिफ्ट लाते थे या कभी अगर ज़्यादा लोग हैं तो 4-4 लाते थे, अब खर्चा कम हुआ है तो मेड तो रख के दी जा सकती है ना वाइफ को। उसके अलावा ताबीर ये बात है कि उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब न्यूक्लियर फैमिली होती है तो आप अपना खाना बनाने को दिल करे ना करे, जब मर्ज़ी सो के उठें, फूड पांडा है ना। उसके अलावा एक और बात ये आ जाती है कि प्राइवेसी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आपने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, ज़ाहिरी बात है जब दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं तो वो उनका एक अलहदा बच्चे पे इम्पैक्ट होता है। इवन के खाला चाचू जो भी हैं वो बच्चे को एक अलहदा से पैम्पर कर रहे होते हैं। तो वो जब आप न्यूक्लियर फैमिली में आ जाते हैं ना तो आपको पता होता है कि नहीं, जो बच्चे को आप सिखा रहे हैं ओनली दैट इज़ द थिंग, उससे ऊपर कोई लाइन नहीं है। बच्चा लाड प्यार में बिगड़ता भी नहीं है। मगर अगर देखा जाए तो कायनात कोई मुश्किल, कोई मुसीबत आ जाए तो इस तरह दादा दादी नाना नानी ये हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। तो न्यूली वेड्स के लिए अगर देखा जाए तो कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि उसमें उनको नहीं पता होता कि हम किस तरह इस मसले का हल निकालें। मगर तब जो एक्सपीरियंस लोग जैसे कि हमारे सास ससुर हो गए या कोई भी उस घर में बड़ा बुजुर्ग हो गया, तब उस टाइम पे वो काम आते हैं, वो हमें सही मशवरा या सही रास्ता दिखाते हैं। ताबीर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं ये समझती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं ना उनको न्यू कपल को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, उनकी थोड़ी अथॉरिटी ज़रा बनने देनी चाहिए। क्योंकि एक बच्ची है वो अभी आई है अपने घर से, अपना पूरा माहौल छोड़ के लिए आपके लिए आई है, तो वो आते ही आप जैसी नहीं बन जाएगी। शी नीड्स टाइम। तो वो जब आप वो पेरेंट्स जो हैं वो टाइम देने के लिए भी नहीं राज़ी होते, वो तो कहते हैं ये काका हमने गोद में खिला रहे थे लड़का हमारा, ये लो बेटा अब इसको तुमने लोरी सुनानी है और तुमने सुनाना है रात को, मेरा बेटा इसको लोरी भी सुनाना है, इसको खाना भी खिलाना, इसके कपड़े भी बदल देना। मतलब एवरीथिंग कम्स टू द वाइफ। वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। यानी कि अगर माँ पहले बच्चे को उठ के रोटी भी बना देती थी ना, तो जैसी वाइफ आती है ना वो एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी जब शिफ्ट हो जाती है ना नहीं तो फिर वाइफ के लिए भी थोड़ा एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। चाहिए थोड़ी स्पेस दें, थोड़ा सा। उस लड़की ने जब कभी अपने घर में काम किया ही ना हो, उसको पता ही ना हो किस तरीके से काम चले और इतने बड़े घर की जिम्मेदारी उसके सर पे आ जाती है, तो वो चीज़ों को हैंडल करना और उस चीज़ को लेके चलना आगे बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। और दूसरी बात ये कि जब वो कोई सी चीज़ उससे कोई ख़राब हो जाए और उसी चीज़ पे मतलब उसको ताने वगैरह मिले तो वो ज़्यादा ही मुश्किल वाला एक टाइम आ जाता है। क्यों कायनात, ऐसे नहीं होता क्या? ऐसे ही है, लेकिन ये ज़्यादातर चैलेंज लव मैरिज में आता है। अरेंज मैरिज में तो माँ बाप खुद ही ढूंढ के लाए होते हैं ना, तो ये ज़्यादा चैलेंज लव मैरिज में आता है बाय द वे। नहीं, लेकिन एक बात ये भी देखें कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अगर बच्चे ने कह दिया है कि उसने यहाँ शादी करनी है तो लेट इट बी, उसको वहीं शादी करने दें, बजाय कि आने वाली के लिए भी अजियत हो कि वो बेचारी 5 साल बाद 2 बच्चों के साथ सोचे मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। वो काम ना हो। तो 2 बच्चे कहाँ से हो? बस ऐसे ही है ना, आप वो देखें ना जिसने बाहर भी रखी हुई है और घर में भी होती है। हाँ, इस बात पे सबसे बड़ी बात आती है कि होता हमारी सोसाइटी में क्या है कि 10-12 साल एक लड़की या लड़के को लारा लगा दिया जाता है, मगर एंड पे शादी
फुफ्फोजाद, मामूजाद, चाचूजाद या खालाजाद उसी से ही करनी है तो चुप करके अरेंज मैरिज ही कर लो ना। 10-12 साल ज़रूर लव का डंडोरा पीटना है। और उसके बाद नया धमाका, पहले जैसा प्यार नहीं मिला, पहले जैसे ये नहीं रहे, पहले जैसे वो नहीं रहे। तो अब ज़ाहिर है काम भी तो करना है ना, कैसे पहले जैसा सब कुछ रहे। अब देखो, अब एक बंदा आपसे कॉल पे है, हर वो कॉल की मैसेजिंग पे है, वो बंदा और होता है, मगर जब आप इन पर्सन आ जाते हैं तब वो बंदा और हो जाता है, वो पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। शादी से पहले देखो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मंगेतर होते हैं, मगर शादी के बाद आप एक हस्बैंड वाइफ सा बहू बन जाते हैं, फिर आप दामाद बन जाते हैं, फिर माँ बाप थोड़े अरसे बाद बन जाते हैं, तो रोल्स आपके चेंज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब रोल्स चेंज हो जाते हैं तो इस तरह की बातें करना भी मुनासिब नहीं लगता कि तुम अब मुझे टाइम नहीं देते, अब मैं तुम्हारे लिए वो जानू नहीं रही, तुम तो बदल गए हो। ताबीर तो पहले लारे भी तो नहीं लगाने चाहिए ना, 24/7 बात नहीं करनी चाहिए ना, पहले से ही अपनी रूटीन सेट रखनी चाहिए। जब 24-24 घंटे फ़ोन ऑन करके सो जाते हैं, इतना प्रेम, इतना लैला मजनू वाला सीन होता है कि फ़ोन ऑन है और दोनों सो रहे हैं, मतलब पहले ये क्या है भाई। फिर ये भी ना करो अगर बाद में नहीं कर सकते हो तो। ये तो एक बड़ी ही लॉन्ग डिबेट है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। ये डिबेट तो तब तक चलती रहेगी जब तक शादियां होती रहेंगी, और मसले तो देखें हर शादी में ही आते हैं, चाहे वो रॉयल फैमिली की शादी क्यों ना हो या चाहे वो हम जैसे आम बंदे की शादी क्यों ना हो, मगर कॉम्प्रोमाइज़ हर शादी में करना ज़रूरी होता है। कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर शादी चल ही नहीं पाएगी। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है, और उसमें एक बात ये भी है कि जो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, वो वीक नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी सेल्फ इस्टीम, अपनी ईगो के अगेंस्ट जा रहा है। इसका मतलब है कि उससे ज़्यादा तो ताकतवर इंसान ही कोई नहीं है। और जब पहले ही बाद में भी जानू के पैर पकड़ने हैं तो पहले ही मान जाओ ना, बाद में जानू माफ़ कर दो, जानू 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 शौरी शौरी जानू काका, ये सब करना है तो यार पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लो ना। थोड़ी देर चुप कर जाओ, जानू मुँह पर जिप लगा लो, दोनों को ही चाहिए कि वो अपनी जो है इस रिलेशन की खूबसूरती को बरकरार रखें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, और इसी तरह से कोई भी शादी होगी ना वो इसी तरह से चलेगी, चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, दोनों ही मुंह को बंद करने से चलती हैं। ये तो एक बात, ये आप बाबा जी का टोटका समझ लें। और शादी में रिस्पेक्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एक दूसरे को इज़्ज़त नहीं देंगे, या अपने इर्द गिर्द जो फैमिली मेम्बर्स, अब आपकी न्यू फैमिली आप बन गई, अगर आप उसको इज़्ज़त नहीं देंगे तो शादी का फ़ायदा ही नहीं है। शादी क्या, हर रिलेशनशिप क्यों ना हो, उसमें इज़्ज़त बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए, और हम आपसे बात नहीं करते, आप हमारा शो सब्सक्राइब भी नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट चटपटे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।